आपको जरूर इंडिकेट कर देता हूं कि जो बाई इलेक्शन होता है उसमें सरकार की भूमिका रहती है। लेकिन खुशी इस बात की भी है कि इस इंडिया ब्लॉक जो है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में जहां जहां इंडिया ब्लॉक उपचुनाव लड़ी है वहां बेहतर की। ठीक है सर। विधायकी छोड़ सांसद बनने चली थी बीमा भारती। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं रुपौली विधानसभा की बात कर रहा हूं, जहां पे उपचुनाव हुआ और उपचुनाव का परिणाम आज घोषित हो गया। उस परिणाम में जो है कि ना ही तो बीमा भारती के लिए सबसे बड़ा दुखद खबर रहा कि उनके हाथ से विधायकी भी गई और वो सांसद भी नहीं बन पाई। फिर से वो विधायकी लड़ने आई थी, लेकिन फिर से जो है कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि जो निर्दलीय उम्मीदवार थे शंकर सिंह, उनकी जीत हो गई और जो एनडीए के उम्मीदवार थे कलाधर मंडल, उनकी भी हार हो गई और बीमा भारती की भी हार हो गई। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं आरजू खान जी हैं, जो कि राजद के प्रवक्ता हैं, बेबाकी से अपने बात को रखते हैं। तो आइए हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कमियां रह गई राजद की तरफ से कि आखिरकार जो है कि बीमा भारती को राष्ट्रीय जनता दल के साथ क्या कमियां रह गई, इसकी हम समीक्षा बैठक करेंगे और समीक्षा बैठक के बाद आपके पटल पे हम जरूर रखेंगे। लेकिन हमारा इस डेमोक्रेसी, इस लोकतंत्र को देखते हुए हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में जो जनता मालिक होती है और जनता ने हमें जनादेश नहीं दिया है, हम उसको कबूल करते हैं, उसको अपने सर आंखों पे रखते हैं। कहीं पप्पू यादव तो इस हार के पीछे नहीं है? देखिए, ये जो हमारी समीक्षा बैठक होगी उसमें हम जरूर बताएंगे, लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर इंडिकेट कर देता हूं कि जो बाई इलेक्शन होता है उसमें सरकार की भूमिका रहती है। लेकिन खुशी इस बात की भी है कि इस इंडिया ब्लॉक जो है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में जहां जहां इंडिया ब्लॉक उपचुनाव लड़ी है वहां बेहतर की है। और यहां भी न इंडिया को न एनडीए को समर्थन नहीं मिला, ठीक है, इंडिपेंडेंट को मिला। लेकिन सरकार में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोगों की क्या मंशा थी और रूम के अंदर बैठ के इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी तैयार की कि एक अति पिछड़ा का रुपौली से बेटा और एक अति पिछड़ा की बेटी को हरा दिया गया। इस चीज पे आप चर्चा करें। आरजू जी, अभी आपने एक बात बोला कि उपचुनाव जो होता है कि इसमें सरकार की ज्यादा नजरें होती है, तो कहने का मतलब क्या है कि क्या मैंने आपको कह दिया और आप एक समझदार पत्रकार हैं, आप इस चीज को समझ सकते हैं। और मैं फिर से आपको दोहराता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की क्या मानसिकता थी। एक पिछड़े महिला के खिलाफ और एक पिछड़े प्रत्याशी, जो दो प्रत्याशी थे हमारे रुपौली में जो कि अति पिछड़ा समाज से आते थे, उनके ऊपर ये क्या बंद कमरे में कर रहे थे कि उनको हार का सामना करना पड़ा। ये सवाल है कि क्या अति पिछड़ों का, जिस तरीके से रिजर्वेशन यहां 65% हमारी सरकार में मिले जब हम महागठबंधन में थे, और हमने जातीय जनगणना करा के बिहार के पटल पे रखा और देश में एक पहचान बनाई कि बिहार में सबसे पहले जातीय जनगणना हुई और 75% रिजर्वेशन वाला ये स्टेट बना। लेकिन जैसे ही हमसे सरकार टूटती है महागठबंधन से, ये भारतीय जनता पार्टी के पास जाके मिलते हैं, 65% रिजर्वेशन जो है वो क्यों खत्म कर दिया क्यों खत्म कर दिया गया। और उसके बाद ये रुपौली की जनता के साथ इन्होंने क्या छलावा किया, भारतीय जनता पार्टी के लोग और जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने बंद कमरे में बैठ के, कि जनादेश उनके खिलाफ नहीं मिला, एक अति पिछड़ा के बेटा और एक बेटी को। ये हमारा चुनावी सवाल था। अब हम चलते हैं जनहित सवाल की तरफ। जबकि मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो है कि 3-4 दिनों से जो है कि लैब टेक्नीशियन के ऊपर भी लाठियां चलाई जा रही है और कल जो है कि ऑक्सीजन में जो काम करते हैं, ऑक्सीजन प्लांट में जो काम करते हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो भी जो है कि वो भी जो है कि जदयू और भाजपा के कार्यालय के पास भटकते नजर आए हैं। देखिए, उनका भी जो है कि नौकरी खतरे में आ गई, जो कोरोना काल में देखिए जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी 18 सालों से कार्यरत है बिहार प्रदेश में। लेकिन यह ट्रैक रिकॉर्ड रहा है नीतीश कुमार जी का कि जिसने अपने हक की आवाज उठाई, शांति के साथ प्रदर्शन किया, उसके ऊपर इन्होंने लाठियां बरसाई है। इससे बड़ा तानाशाह कुछ नहीं हो सकता है। आप तीसरे नंबर की पार्टी हैं और अगर आप आवाम की हक हुकूक की अगर अपनी बात करता है तो आप उसके ऊपर लाठियां बरसाते हैं। ये कहीं ना कहीं ये मानसिकता और ये जो चरित्र है उनका दोहरा चरित्र को दर्शाता है। आरजू खान जी,
भाजपा वाले जो हैं कि 25 तारीख को जो है कि संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं, क्या आप लोग भी उसमें समर्थन भारतीय जनता पार्टी संविधान का जितना मजाक उड़ाना है वो उड़ा ले। ये खुद बंच ऑफ थॉट के मानने वाले, गोलवरकर के मानने वाले, आरएसएस के आइडियोलॉजी पे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मुख्यालय पे वर्षों तक तिरंगा नहीं लहराया गया, गांधी को मारने वाले, गोडसे की ये जयंती मनाने वाले लोग ये इस तरह की बात करते हैं, इससे बड़ा मजाक हो सकता है? जब से 2014 में मोदी ने गवर्नमेंट में आए हैं तब से अघोषित इमरजेंसी इन्होंने लागू कर दिया है। उसके बारे में बताएंगे ये? उसके बारे में क्यों नहीं बताते हैं ये? और इससे बड़ा मजाक हो सकता है? हिंदू मुसलमान में तफरके करके सिर्फ ये देश की गद्दी पे बने रहना चाहते हैं, जो गांधी का सम्मान नहीं कर पाया। और उनकी मजबूरी देखिए, गांधी जयंती पे गांधी जी के पैर को धोते हैं, उनके ऊपर माला अर्पण करते हैं और बाद में जाके गोडसे की जयंती भी मनाते हैं। इससे बड़ा छलावा कुछ हो सकता है? संविधान के मानने वाले पिछड़े, अति पिछड़े आदमी, भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां 2014 के बाद 2024 तक सबसे ज्यादा तोड़ी गई देश में, और ये संविधान का हवाला देते हैं। इनके इलेक्शन अभी 2 लोकसभा का जो गुजरा है, इनके नेता और मंत्री कहते थे कि 400 पार का नारा लगाते थे कि 400 पार आप लेके आइए, हम संविधान को बदल देंगे। ये संविधान की बात करते हैं? अरे ये संविधान को इज्जत नहीं दे सकते। ये सिर्फ इनका एक पॉलिटिकल स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो हमारे साथ आरजू खान जी थे और बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। अब आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।